फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ेंगे और लगभग हमने सभी संभावित क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 50 प्लस क्वेश्चन को इसमें टेस्ट के रूप में हमने सम्मिलित किया है। तो आप इस वीडियो को पूरी तैयारी के साथ और अंत तक देखिए ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट प्राप्त होगा। अभी कई स्टूडेंट या फ्रेंड्स से हमने बात किया है तो उन्हें निराश मन में ऐसा हो गया है कि जॉब कब आएगा या नहीं आएगा, कब परीक्षा होगा। बट आपको निराश नहीं होना है, लगातार आप प्रयास करते रहिए। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और इस प्रकार की सूचनाएं हम सभी के बीच आ रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस प्रकार से मनोबल को बनाए रखिए और अध्ययन कीजिए। और जब तक आप किसी भी चीज़ को लगातार प्रयास नहीं करते हैं तब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के किसी भी संभावनाओं को आप दूर रहिए और अध्ययन किए। चलिए इस कड़ी में हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति हुआ है। आप लोग कमेंट कर हमें बताइए कि नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनके बारे में हमें आप जानकारी दीजिए कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिए संघीय न्यायपालिका के उल्लेख की बात करता है तो आप लोग को बताना है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। इसके राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, भाग 5 में। याद रखेंगे भाग 5 में संविधान के, ठीक है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई तो भाग 5 में किया गया है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए संविधान के जो है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है इसके बारे में बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है सी नंबर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो मुख्य अधिकारी में भी नाम सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा। हमारे संविधान में भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी किसे माना गया है तो इसका राइट ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो सभी लोग जानते होंगे जब हमारा देश उस समय गुलाम था, उस समय रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत जब शासन चल रहा था तो सर्वप्रथम कलकत्ता में 1773 में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो इस प्रकार से हम इसका रेगुलेटिंग एक्ट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसकी राइट आंसर बताइए। तो भारत के अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 1935 के अधीन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी कि 7। ठीक है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी तो 7। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था हमारे मूल संविधान में था और उसके बाद बराबर संशोधन होते रहे और वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश और 31 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप याद रख सकते हैं और हमें कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में नए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 31 हो गए हैं, पहले 30 था। इस ऑप्शन के अनुसार अगर 30 और कहीं पर 31 भी दिया जाता है तो इस प्रकार से 30 आप ऑप्शन लगा सकते हैं। 30 + 1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश मिलाकर 31 कुल न्यायाधीश हमारे उच्चतम न्यायालय में है या सर्वोच्च न्यायालय में है। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। चलिए इसका राइट आंसर हमने डी लगा दिया। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो वह संसद का अधिकार है। संसद उसके जो भी न्यायाधीशों की संख्या है उसको बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है, उसके पास पावर दे गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्यता होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्न में कौन सी अहर्यता होनी चाहिए, इसमें पूछा गया है। अहर्यता का मतलब योग्यता होनी चाहिए। तो उपरोक्त में से
कोई भी, उपरोक्त में से कोई भी एक होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई भी, यानी कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका, वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह एक पारंगत विधि बेता हो। तो इस प्रकार के जब जो अर्हता उनके पास होगी तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इसका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति से करंट अफेयर्स बन रहा है, इसलिए हो सकता है कि आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं वैसे संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है करंट और जीके को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रकृति या पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और इसी के एनालिसिस करने के बेस पर हमने वीडियो बनाया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका भी पैटर्न का आपका पता चलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन भी सी नंबर होगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, सॉरी इसका राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, यानी कि फ्रांस है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फ्रांस देश से प्रेरित है। इसका राइट ऑप्शन आप लोग लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, तो फ्रांस से प्रेरित है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब क्या है, इनमें से सभी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, इनमें सभी। ठीक है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो कहाँ कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय में भी तदर्थ न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय में भी होंगे, जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी होंगे, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इसका राइट ऑप्शन होगा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है तब। ठीक है, आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम पूरा नहीं होता है। कोरम पूरा नहीं होने के कारण हमें तदर्थ न्यायाधीश यानी कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना पड़ता है, तब जाकर हमारा कोरम पूरा होगा, तभी जाकर हम किसी भी चीज़ की सुनवाई कर सकते हैं, या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के अनुमति। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश ही कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 10 वर्ष। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 10 वर्ष होना चाहिए उसकी योग्यता का। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश से कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, इसका राइट ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। 65 वर्ष की आयु तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 वर्ष ही होगा। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक वह अपने कार्य को कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता रहता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। इनमें से कोई नहीं, तभी हमने बताया इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, कदाचार और असमर्थता। ठीक है, कदाचार या असमर्थता की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं इसमें। ठीक है, ए और बी इसमें राइट आंसर होगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद के किस तरह महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित जो सदस्य हैं उसके बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सिद्ध कदाचार या असमर्थता, दो ही योग्यताओं के दो ही कारण उन्हें हटाया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या होता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और यह प्रस्ताव कैसे पारित होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के कुल जो है 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी जाकर इस प्रकार की प्रणाली को सिद्ध किया जा सकता है या महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही उन्हें हटाने के लिए एक आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, न्यायमूर्ति वी रामा स्वामी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, सी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, 2,80,000 रुपये। ठीक है, प्रति माह वेतन उन्हें प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी कि 2,50,000 रुपये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2,50,000 रुपये। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रति माह वेतन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी नंबर राइट आंसर होगा। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम को कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किसी भी न्यायालय में उन्हें वकालत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि संसद को ही प्राप्त है। ठीक है, संसद चाहे तो इसके अधिकार को बढ़ाया जा सकता है या कुछ कम भी किया जा सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, यानी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन होगा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका है का स्वरूप स्वतंत्र है, ये तो सही है। और इसका बी नंबर होगा एकीकृत है। ठीक है, स्वतंत्र भी है और एकीकृत भी है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, एकीकृत है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अगर विवाद हो जाता है तो सी नंबर, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसके विवाद को निपटारा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कौन सा अधिकार है? यह उसका मौलिक अधिकार है। इसका देखते हैं मौलिक अधिकार। हाँ बिल्कुल, मौलिक अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों को सुलझाने का उसका कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय से वह परामर्श ले सकता है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को
मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होता है, यानी कि दोनों बाध्य नहीं है इस स्थिति में। लेकिन यदि राष्ट्रपति को यह आवश्यक होता है कि हमें परामर्श लेना है तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया कौन से अनुच्छेद में? इसका सी नंबर राइट होगा, अनुच्छेद 143 में। आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री यानी परामर्श के लिए हम आवेदन कर सकते हैं, परामर्श मांग सकता है सरकार। इस प्रकार का अधिकार अनुच्छेद 143 में दिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे है? केवल उच्चतम न्यायालय को है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। कई बार एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये नंबर होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही केवल न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है और केवल उसे ही शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ होता है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, कानून। ठीक है, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना होता है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि इसका राइट ऑप्शन बताना है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को पास यह अधिकार होता है कि वह न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यह होता है कि किसी भी राज्य के जो कानून है उसको अवैध भी घोषित कर सकता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यह होता है कि न्यायालय को यह अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश जो संसद द्वारा पास किया गया है वह संविधान के विपरीत होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत और यूएस में है इस प्रकार की व्यवस्था। तो यह भारत की जो व्यवस्था है वह अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को अपनाया गया है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कहलाता है इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक जो है। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद है वह उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं होगा, उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी उपरोक्त दोनों में, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, दोनों में जनहित याचिका का दायर किया जा सकता है मुकदमा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाने के लिए सिफारिश भी कर सकता है। यदि किसी ऐसी परिस्थिति के कारण यह संज्ञान में आता है सर्वोच्च न्यायालय का कि संविधान के विपरीत कार्य किया जा रहा है तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वह राष्ट्रपति से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, निषेध आज्ञा। निषेध आज्ञा जो है प्रलेख सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, आप लोग बी नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है ए नंबर, यानी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ठीक है, परमादेश जारी किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के वह रीट आदेश
है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा। यानी किस अधिकार से किसी पद पर बैठा हुआ है व्यक्ति तो उससे पूछा जा सकता है, और यदि वह नहीं अच्छे से जवाब दे पाता है या उसके अनुरूप नहीं पाता है तो उसे हटाया भी जा सकता है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। संविधान में इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। लाभ का पद का समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय बताता है कि लाभ का पद है या नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसका राइट ऑप्शन होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हीरालाल जैकानिया होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, वाई.वी. चंद्रचूड़। इसका राइट ऑप्शन वाई.वी. चंद्रचूड़ होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, कमल नारायण सिंह। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे इस सीरीज को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप एम के नॉलेज से भी जुड़ें ताकि आपको PDF वगैरह भी उपलब्ध हो सके और करंट अफेयर से तमाम सूचनाएं आपको वहां पर मिलती है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।